दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है मेरे भाई कि इस वीडियो के माध्यम से जितना भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करूंगा। जरूरी नहीं है कि जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वही क्वेश्चन आपके पेपर में आए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी मैं पोस्टमार्टम करूं क्वेश्चन का आप लोग अच्छी तरह से देखने की कोशिश कीजिएगा। दूसरी बात है कि जितने ज़्यादा हो सके आप लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि आखिर किस प्रकार से मेरे भाई हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो आइए सर बिना देर किए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जो सिलेबस है वो पूरा मैं कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करता हूं। याद रखिएगा शुरू से लेकर अंत तक देखना है और जितने ज़्यादा हो सके आप लोग कोरोना वायरस की तरह शेयर कर दें। पहला क्वेश्चन है सर आपकी स्क्रीन पे कि भारत में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। भारत में मौलिक अधिकार एक्चुअली अभी 6 प्रकार के हैं, लेकिन मेरे दोस्तों याद रखिएगा पहले कितना था 7। आखिर किसको हटाया गया तो बताएंगे सर संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अच्छा संपत्ति का अधिकार को अगर हटाया है तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों इसको रखा गया होगा। तो कहाँ पे रखा गया है? विधि अधिकार में। कहाँ पे मेरे दोस्तों? विधि अधिकार में रखा गया। एक बात और याद रखिएगा कि कौन सा अनुच्छेद में रखा गया तो बताएंगे सर 300 के क में रखा गया। कहां पे? 300 के क में। एक बात और याद रखिएगा यहां पे कि कौन से संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार में जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटाया गया तो बताएंगे सर 44वें संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1978 को। कब हुआ था मेरे भाई? 1978 को। मैं 6 क्वेश्चन अभी यहां पे बताया हूं, एक बार अच्छी तरह से कंप्लीटली आप लोगों को देख लेना है। अब आइए सर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पूछा गया कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है तो हम सभी को पता है तीसरा में। लेकिन एक बात याद रखिएगा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है तो बताएंगे सर अमेरिका से। मैं कुछ देशों का नाम बता रहा हूं, कौन कौन से देश से क्या क्या लिया गया है हमारे संविधान में, ध्यान से सुनेंगे। आपातकाल की स्थिति अगर आपसे पूछे तो आपको जर्मनी बताना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पूछे तो आपको आयरलैंड बताना है। अगर आपसे संसदीय प्रणाली पूछे तो ब्रिटेन बताना है। संशोधन की प्रक्रिया अगर आपसे पूछे तो आपको अफ्रीका बताना है, दक्षिण अफ्रीका। फिर अगर आपसे संघ सूची राज्य सूची के बारे में बात करें तो आपको ऑस्ट्रेलिया बताना है। अगर आपसे संघात्मक व्यवस्था की बात करें तो आपको रूस बताना है। याद रखेगा मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करें तो आपको रूस बताना है। इतना सारा क्वेश्चन जो मैं अभी 8 क्वेश्चन आप लोगों को बताया हूं इनमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी, इसलिए मेरे भाई आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर समानता का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार को प्रदान करती है तो समानता का अधिकार को हम लोग कौन सा अनुच्छेद में दर्शाते हैं? अनुच्छेद नंबर 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पे कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अधिकार के अंतर्गत आता है। विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है वो हमारा स्वतंत्रता के अधिकार में आती है, राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान में अपना धर्म को कन्वर्ट करना चाहता हूं, ये कौन सा अनुच्छेद दर्शाती है तो अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर 28। और क्वेश्चन आएगा भाई समानता का अधिकार कहां से कहां तक है तो 14 से लेकर 18 तक। इस चीज को भी ख्याल रखिएगा, भूलना नहीं है भाई। अनुच्छेद नंबर 21 किस अधिकार से संबंधित है मेरे दोस्तों? याद रखिएगा अनुच्छेद नंबर 21 जो है वह जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार है। एक क्वेश्चन याद रखिएगा जब हमारे देश में आपातकाल की स्थिति लगती है तो उस समय कौन से अनुच्छेद को मेरे दोस्तों रोका नहीं जाता है तो बताएंगे सर याद रखिएगा अनुच्छेद नंबर 20 और अनुच्छेद नंबर 21। ये 2 अनुच्छेद है पूरे हमारे संविधान में, 400 प्लस अनुच्छेद में ये 2 अनुच्छेद ऐसी है जिसको संविधान आपातकाल की स्थिति के समय हटाया नहीं जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपातकाल की स्थिति को कौन लागू कर सकता है तो देश के राष्ट्रपति। देश के राष्ट्रपति जब तक सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक हमारे देश में आपातकाल की स्थिति लागू नहीं होगी। हम लोग देखते हैं अक्सर बड़े बड़े फैक्ट्री में लिखा होता है दरवाजे पर कि हमारे यहाँ 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि बाल श्रम यानी 14 वर्ष से कम उम्र पर रोक किस मौलिक अधिकार के तहत आता है तो बताएंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो कौन सा अनुच्छेद दर्शाती है तो बताएंगे सर 23 से 24 के बीच में। कहाँ पे मेरे भाई? 23 से 24 के बीच में। आइए सर पूरा अंडरस्टैंडिंग इंडिया का बुक कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। कौन सा अधिकार संविधान द्वारा नागरिक को सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता देता है तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर कि संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्याय पाने के लिए कौन सा अधिकार को दर्शाया गया तो बताएं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 32 में।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का आत्मा कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का क्या कहा? आत्मा कहा था। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद नंबर 51A में, कहाँ पे? 51A में जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य को, फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, चलिए सर अगला सर, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? जैसे अभी हम लोगों ने बात किया मौलिक अधिकार के बारे में, भाग नंबर 3 में। इसी तरह से मौलिक अधिकार जो है वो भाग नंबर 4A में दर्शाया गया है। अगला सर, मौलिक कर्तव्यों की संख्या, कुल संख्या कितनी है? जैसे मौलिक अधिकार की संख्या 6 है, इसी तरह से मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो बताएंगे सर 11। कितना है मेरे शेर शेरनियों? बताएंगे सर टोटल 11 है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में फिक्स है, 100% ये क्वेश्चन आपके पेपर में फिक्स है कि आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, मौलिक कर्तव्य की प्रेरणा भारत ने किस देश के संविधान से लिया? मैंने अभी जस्ट बताया मौलिक अधिकार सोवियत संघ से लिया गया है, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा मौलिक कर्तव्य पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है? तो बताएंगे सर वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करना। यानी ऑप्शन नंबर हमारा याद रखेगा। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों पर लागू होती है? तो अनुच्छेद नंबर 51A में, यानी 51 क में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ क्वेश्चन नंबर 9, 11 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन पर सर 11वां का मौलिक कर्तव्य क्या है? 11वां जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, याद रखिएगा, मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोगों को बताया कि हमारे देश में मौलिक जो अधिकार है वो 6 है और मौलिक कर्तव्यों की संख्या टोटल 11 है। जो लास्ट में जोड़ा गया था ना, वो मौलिक कर्तव्य जो है वो क्या दर्शाते हैं? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना और प्राप्त करना। यानी हम लोग देखते हैं अक्सर कि जो सरकारी स्कूल होती है उसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में भोजन, फ्री में बुक, फ्री में शिक्षा, फ्री में कॉपी किताब प्रोवाइड करती है सरकार। अगला सर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो बताएंगे सर भाग नंबर 4 में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बताएंगे सर आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो बताएंगे सर अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51। मैंने अभी आप लोगों को बताया था जो हमारा मौलिक अधिकार है वो 12 से लेकर, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कितना तक? 36 तक, यानी 35 तक मान के चलिए दर्शाया, या 32 तक मान के चलिए दर्शाया गया है। ठीक इसी तरह से हमारा जो मौलिक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो हमारा अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51 तक बताया गया। नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा भारत ने किस देश से संविधान से लिया? अभी मैंने जस्ट बताया आयरलैंड से लिया गया। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे कि नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के होते हैं? तो बताएंगे सर गैर बाध्यकारी। क्या होता है? गैर बाध्यकारी। अगला पे आते हैं सर कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सीधा सीधा याद रखिएगा कि राज्य को कैसे हम कल्याण की ओर लेकर जाएं, मतलब राज्य को हम कैसे डेवलप करें, इसके बारे में दर्शाया जाता है हमारे किसमें? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या नागरिक नीति निर्देशक तत्व के उल्लंघन पर अदालत में जा सकते हैं? बोलेंगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। क्या? बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर, सारा क्वेश्चन को कंप्लीटली देख लेना है। नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के सिद्धांत पर आधारित होती है? तो बताएंगे सर वो होगा हमारा सामाजिक, याद रखिएगा, आर्थिक और राजनीतिक। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्या नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना राज्य की जिम्मेदारी है? तो बिल्कुल हाँ है। याद रखिएगा किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई? तो राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का जो बात करती है वो अनुच्छेद नंबर 51A में। किसमें बताइएगा? 51A में। अगला पे आते हैं सर कि नीति निर्देशक तत्व को संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया? तो नीति निर्देशक सिद्धांत को जो जोड़ा गया था वो हमारा 1950 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1950 जब हमारा संविधान लागू हुई थी। भारतीय संविधान, जो हमारा भारतीय संविधान, इस पर आप गौर करते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो भारत का संविधान की निर्माण 1950 में हुई थी। कितना खर्चा हुआ था? 64 लाख। टोटल कुल खर्चा कितना खर्चा हुआ था? लगभग 64 लाख रुपया की खर्चा आई थी। भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया? तो बताएंगे संविधान सभा द्वारा किया गया था।
अगर आपसे पूछा जाएगा किस मिशन के द्वारा किया गया तो बताएंगे सर कैबिनेट मिशन योजना। कब हुआ था कैबिनेट मिशन योजना? 1946 को। इस बात को भी ख्याल रखिएगा। भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ तो बताएंगे सर पहला सत्र हुई थी हमारा 9 दिसंबर 1946 को, और इसी समय डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके ठीक 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ख्याल रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। भारतीय संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन थे? मसौदा जो समिति है इसका जो अध्यक्ष होती है भीमराव अंबेडकर। क्या बताएंगे सर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है सर भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद होती है? देखिए भारतीय संविधान में ये ऑप्शन नहीं आएगा, आपका लिखा रहेगा 395 प्लस 395 से क्या होगा? अधिक होगा। इस चीज़ को ख्याल रखिएगा, ठीक है। आइए सर, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए तो बताएंगे सर 82 शब्द। कितना? 82 शब्द। भारतीय संविधान का आधार किस विशेषता पर आधारित है? ये एक लिखित संविधान। हमारे देश क्या है? एक लिखित संविधान है, ठीक है। भारतीय संविधान में कितने भाग है? टोटल भारतीय संविधान में 22 भाग है। देखिए मेरे भाई, हमारे देश में जो है अनुच्छेद की संख्या 395 है, 395 प्लस है, लेकिन हम लोगों का ऑप्शन मिलता है कितना? 395। ठीक इसी तरह से भाग हमारा 25 है, पर हमारा ऑप्शन आता है कितना? 22। अगर आपके पास 25 ऑप्शन है भाग का तो आपको 25 ही लगा देना। इस चीज़ को ख्याल रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि भारतीय संविधान की विशेषता में कौन सा एक है? यह संप्रभुता है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और गणराज्य शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 को, और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा कौन सा संशोधन को? 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ सर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की विशेषता में संघात्मक का क्या मतलब है? केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का वितरण करना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर फटाफट हम लोग। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए कौन सा अधिकार अनिवार्य किया गया? मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में भारतीय के लोगों के लिए मौलिक अधिकार को पूरा क्या कर दिया मेरे भाई? अनिवार्य कर दिए गए हैं। भारतीय संविधान की विशेषता के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारतीय के जो राष्ट्रपति है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाएगा उम्र कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए तो 35 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर प्रधानमंत्री। इस चीज़ को भी ख्याल रखना है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक तत्व की विशेषता किसके द्वारा जोड़ा गया? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 42वें संविधान संशोधन 1976 को। भारतीय संविधान में कितने संशोधन हुए हैं? तो बताएंगे सर अभी तक भारतीय संविधान संशोधन में 2005 तक, याद रखिएगा 2025 तक 105 संशोधन हुई है। याद रखिएगा कितना मेरे भाई? 105 संशोधन हुई है। इस चीज़ को ख्याल रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कहीं से भी क्वेश्चन है छोड़कर नहीं आना, इसीलिए मेरे दोस्तों सारा चीज़ मैं कंप्लीटली आप लोगों को बताते चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कांग्रेस से संबंधित। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो बताएंगे सर 28, इस चीज़ को याद रखिएगा 28 दिसंबर, क्या 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे भारत का? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारत का पहला अध्यक्ष कौन थे मेरे भाई? तो बताएंगे सर व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या बताएंगे? फटाफट याद रखिएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? 1857 के विद्रोह को हम लोग भारतीय विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। 1857 की जो क्रांति हुई थी वह कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। कब शुरू हुआ था? 10 मई को। याद रखिएगा मेरे भाई। इसका कारण क्या था? तो बताएंगे सर चर्बी वाला करतूस। जहाँ पे मेरे दोस्तों गाय या सुअर की चर्बी से, करतूस का मतलब बंदूक को जहाँ पकड़ते हैं उस पर गाय और सुअर का चर्बी का लेपिंग किया हुआ था, और उसे भारतीय सैनिक को दांत से हटाने के लिए कह रहे थे। याद रखिएगा इसी में मंगल पांडे एक ऐसे व्यक्ति था जिनका जो सबसे पहले फांसी हुई थी। याद रखिएगा इस क्रांति में। अगला क्वेश्चन बात है सर महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो बताएंगे सर हमारा 1930 में। अगला क्वेश्चन पे आता हूँ सर महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? तो बताएंगे सर दांडी गुजरात से। कहाँ से? दांडी गुजरात से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज्य की पहली बार मांग कब की थी? तो 1906 में। कब मांग किया था पहली बार? 1906 में। अब भारत का पहला जो राजधानी थी वो कोलकाता थी। कब कोलकाता से नई दिल्ली ले जाया गया? 1911 में। इसको भी ख्याल रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सर स्वदेशी आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। सारा सिलेबस कंप्लीटली इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आप लोग मेरे दोस्तों, आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दे प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइमन गो बैंक का नारा किस आंदोलन में दिया गया? असहमति आंदोलन में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुई थी? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो की नारा। क्या दिया था? करो या मरो की नारा दिया था महात्मा गांधी ने। और भारतीय में महात्मा गांधी का ये अंतिम आंदोलन था, अंतिम आंदोलन, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का आंदोलन, भारत छोड़ो का आंदोलन की जो नारा दिया था वो हमारा महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की गई थी? 1929 में। कब किया गया था? 1929 में। इसके ठीक एक साल पहले खतरनाक किसान आंदोलन होती है, क्या मेरे भाई? बड़दौली का आंदोलन। क्या? बड़दौली का आंदोलन, ठीक है। आइए सर, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? ब्रिटिश शासन की नीति और धार्मिक असंवेदनशीलता। मतलब ये कारण नहीं था, एक्चुअली कारण था ना सुअर और गाय वाली चर्बी का जो लैपिंग क्या हुआ, तो इसका कारण थे। दो नेशन थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? सैयद अहमद खां। किसने प्रतिपादन किया था मेरे दोस्त? सैयद अहमद खां ने। आइए सर, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो विभाजन हुई थी 1907 में शुरू हो गया था। वायसराय की परिषद में भारतीय को कितने सदस्य दिए गए थे? जो 1909 के मिंटो मॉर्ली सुधार के तहत थे, तो बताएंगे सर 27 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, बिरसा मुंडा। अब आते हैं सर झारखंड के कुछ महापुरुष के बारे में भी देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है मेरे भाई पूरा को पूरा मैं एक सिलेबस कंप्लीटली लेकर आया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन से, बिरसा मुंडा ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? उलगुलान आंदोलन। किसका मेरे भाई? उलगुलान विद्रोह का शुरुआत किया था। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? उलिहात में। कहाँ पे मेरे भाई? उलिहात, खूंटी जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, बिरसा मुंडा को किस नाम से जाना जाता है? भगवान बिरसा के नाम से जानते हैं। किससे? भगवान बिरसा के नाम से जानते हैं। बिरसा मुंडा की मौत किस वर्ष हुई थी? तो बताएंगे सर 1900 में बिरसा मुंडा की मौत हो गई थी। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य क्या था? आदिवासियों के अधिकार की रक्षा करना और अंग्रेजों से मुक्ति करना, क्योंकि अंग्रेज जो सरकार थे ना मेरे भाई, वो हमारा जो गरीब आदिवासी समाज के लोग होते थे उनकी भूमि को वो छीन लेते थे। क्या कर लेते थे? छीन लेते थे। आइए सर, बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे कि विनोद बिहारी महतो पर प्रश्न। विनोद बिहारी क्या है? विनोद बिहारी महतो किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से। कहाँ से? झारखंड से संबंधित है, ठीक है। विनोद बिहारी महतो किस आंदोलन के प्रमुख नेता थे? टाना भगत आंदोलन। कौन सा? टाना भगत आंदोलन के नेता थे। अगला से, विनोद बिहारी महतो ने किसका नेतृत्व किया था? आदिवासी आंदोलन, या तो मैं बोल सकता हूँ टाना भगत आंदोलन। विनोद बिहारी महतो का जन्म कब हुई थी? जब हमारा बिरसा मुंडा का मृत्यु होती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, टाना भगत आंदोलन किसका विरोध करता है? तो अंग्रेजों और उनके समर्थकों के बीच। स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म महासभा में किस वर्ष भाषण दिया था? 1893 में, 1893 में। स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताएंगे सर कालीकट, जो अभी कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए संदेश किसने दिया था? अपने भाषण और लेखों में। किसने दिया था ये? तो बताएंगे सर स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, स्वामी विवेकानंद ने किस देश में भारतीय संस्कृति का प्रचार किया था? अमेरिका में जाकर भारतीय संस्कृति का प्रचार किए थे। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। क्या भाई? नरेंद्र नाथ दत्त। आइए सर, भारत के कुल क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं, कुछ भौगोलिक स्थिति के बारे में। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बताएंगे सर भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह 3.28, मतलब 3 लाख, याद रखें, मतलब मेरे दोस्तों 3.87 मिलियन, अब याद रखिएगा, काफ़ी है, ठीक है। आइए सर, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस दिशा में फहराता है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। भारत का राष्ट्रीय ध्वज ऊर्ध्वाधर वर्टिकल दिशा में फहराता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की भूमि सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा किस राज्य में है? गुजरात में। भारत के किस राज्य में कच्छ का कर्ण स्थित है? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए जो मैं बता रहा हूँ।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित बिंदु कौन सी है? कन्याकुमारी, दक्षिण में। याद रखिए क्या मेरे भाई, दक्षिणी जो बिंदु होगी वो हमारा कन्याकुमारी। भारत की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? माउंट कंचनजंगा। भारत के उत्तरी और दक्षिणी सीमाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी है? 3214। याद रखिएगा मेरे भाई, उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर से दक्षिण जो भारत का मैप है इसमें उत्तर से दक्षिण की मैं बात करूं तो 3214 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल जल क्षेत्रफल कितना है? 7517 किलोमीटर। भारत के समुद्री तट की लंबाई कुल कितनी है? 7517 किलोमीटर। भारत के पश्चिम में किस महासागर का विस्तार है? अरब सागर का। याद रखिएगा, पश्चिम में पूछा जाएगा मेरे भाई तो आपको बताना है अरब सागर का। ठीक है, चलिए सर, भारत में कितने प्रकार भौगोलिक क्षेत्रीय विस्तीर्ण है? तो बताएंगे सर 6। क्या है? हिमालय, गंगा का मैदान, पठारी क्षेत्र, मरुस्थल, दक्षिण भारत का पठार, द्वीप समूह। अब आते हैं सर झारखंड के कुल क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं। याद रखें झारखंड की जो भौगोलिक स्थिति है वो 22 मिनट 30 सेकंड उत्तर से 25 मिनट 30 सेकंड उत्तर तक और 85 डिग्री, याद रखिएगा 85 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 87 डिग्री 30 मिनट पूर्व तक। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी, चाहे भारत का हो या झारखंड का। ये क्वेश्चन जो है पिछले कई सालों से बार बार रिपीटेड हो रही है। झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सी है? तो रांचू पर्वत। झारखंड का सबसे लंबा नदी कौन सी है? कोयल नदी। क्या मेरे भाई? कोयल नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है। झारखंड की प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा हो गया, सोन हो गई, कोयल हो गया, मान हो गया, कांटेला और बड़गाड़ी। झारखंड का कौन सा क्षेत्र पठारी क्षेत्र कहलाता है? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा के पास का क्षेत्र। ठीक है, याद रखिएगा। और मैंने आपको बताया था कि झारखंड कितने राज्यों से होकर टच करती है, ये भी बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था भाई, है ना। झारखंड में स्थित प्रमुख पर्वत श्रेणी क्या है? चोटी पर्वत, राजमहल पर्वत, कांची पर्वत, पठारी क्षेत्र। झारखंड में प्रमुख जलप्रपात, वाटरफॉल, झरना जिसे हम लोग बोलते हैं, हुंडू जलप्रपात, जोहां जलप्रपात, वंशी जलप्रपात। अगला से झारखंड में कितने प्रकार के पर्णपाती क्षेत्र हैं? तो 3 प्रकार के हैं। अगला क्वेश्चन बात है झारखंड का कौन सा क्षेत्र वन क्षेत्र कहलाता है? हजारीबाग, पलामू और हमारा कौन हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड में किस प्रकार का जलवायु पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय और उष्ण प्रदेशीय जलवायु। झारखंड में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? पलामू अभयारण्य। याद रखिएगा क्या मेरे भाई, पलामू अभयारण्य जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या बताएंगे सर? पलामू अभयारण्य। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है। झारखंड के किस क्षेत्र में अधिकतम खनिज पाए जाते हैं? तो कोल्हान क्षेत्र में खनिज पूछा जाएगा, कोल्हान। झारखंड के कौन से जिला में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है? झारखंड में धनबाद। धनबाद में कहाँ? झरिया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से झारखंड का किस क्षेत्र में मुख्यतः चूना पत्थर और लो अयस्क के खनिज पाए जाते हैं? तो संथाल परगना में। झारखंड में स्थित प्रमुख झीलें कौन सी है? जमशेदपुर स्थित डिमना झील। अगला क्वेश्चन पे आता है सर झारखंड का कौन सा क्षेत्र मृदा और जलवायु के अनुसार उपयुक्त कृषि क्षेत्र है? हजारीबाग। अब आते हैं सर भारत के पड़ोसी देशों के बारे में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? 7। मैंने आप लोगों को बताया था बचपन में MBA किए। कुल पड़ोसी देशों की संख्या पूछा जाएगा तो 9 होगा, गलत लिखा है। भारत के पड़ोसी देश 7, कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9, क्योंकि इसमें शामिल हो जाएगा हमारा कौन? तो बताएंगे सर एक हमारा श्रीलंका, एक मालदीव। अगला क्वेश्चन बात है सर भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश कौन सा है? चीन। ठीक है, और दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भी हमारा चीन ही है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। याद रखिए क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा, जिसे हिंदी में राधाकृष्ण रेखा कहते हैं। पहली बार सुन रहा भाई। भारत का कौन सा पड़ोसी देश नेपाल के बाद सबसे छोटा है? भूटान। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा का नाम क्या है? समुद्री मील, पॉल्क स्ट्रीट। ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच की लंबी सीमा कितना है? 4096 किलोमीटर। भारत का कौन सा पड़ोसी देश अफगानिस्तान से सटा हुआ है? पाकिस्तान। भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी काठमांडू है? नेपाल। याद रखिएगा कौन सा देश का राजधानी कहाँ है, ये कम से कम याद रखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है सर भारत का कौन सा पड़ोसी देश दक्षिण सीमा से जुड़ा हुआ है? श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर भारत के किस पड़ोसी देश से वह सीमा साझा करता है जिसमें मुख्य रूप से सर्दी स्थिति होती है और जलवायु अत्यधिक ठंडी होती है? चीन, तिब्बत। भारत और म्यांमार के बीच की सीमा लंबा कितना है? 1643 किलोमीटर।
भारत का कौन सा पड़ोसी देश अधिकतर रेगिस्तानी है? तो पाकिस्तान, जिसे बोलते हैं सर बलूचिस्तान और सिंध। भारत और बांग्लादेश के बीच कुल कितनी सीमा रेखा है? 4096 किलोमीटर। भारत और नेपाल के बीच का सीमा रेखा नाम क्या है? मुक्तिनाथ रेखा। भारत के किस पड़ोसी देश की सीमा म्यांमार से सटी हुई है? बांग्लादेश। अब आते हैं झारखंड के बारे में कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, किसके बारे में देखते हैं? झारखंड के बारे में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे झारखंड की स्थापना हुई थी कब? तो बताएंगे सर ये हमारा 15 नवंबर 2000 को, सबको पता है बच्चे बच्चे को। उस समय झारखंड का पहला मुख्यमंत्री था बाबूलाल मरांडी। और जब हमारे देश झारखंड अलग हुई थी बिहार से, तो बिहार का जो मुख्यमंत्री था वह था कौन? राबड़ी देवी, याद रखेगा। अगला से झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? बाबूलाल मरांडी। झारखंड राज्य किससे अलग हुआ है? बिहार से। झारखंड शब्द का अर्थ क्या है? तो झाड़ियों का क्षेत्र। झारखंड में किस जनजाति का ऐतिहासिक रूप से प्रभुत्व रहा है? प्रभुत्व का मतलब दबदबा। तो बताएंगे सर मुंडा परिवार का। अगला है सर झारखंड क्षेत्र में 1855 में किस जनजातीय आंदोलन की शुरुआत हुई थी? संथाल विद्रोह। किसने किया था शुरुआत? तो बताएंगे सर दो भाई था, सिद्धू और कान्हो ने किया था। किसने किया था दोस्तों? सिद्धू और कान्हो ने किया था। किसने किया था? मुस्कुरा कर बताएंगे सर सिद्धू और कान्हो ने किया था। आइए सर 1857 के विद्रोह में झारखंड क्षेत्र में किस योद्धा ने नेतृत्व किए थे? शेख भिखारी ने। नाम देख रहे भाई, भिखारी। शेयर कर दीजिए मेरे भाई, पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, एक बार आप लोग प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ शेयर कर दीजिए। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते क्या भाई? आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है क्या? छोटा नागपुर क्षेत्र किस सभ्यता का केंद्र रहा? आदिम जनजाति सभ्यता। झारखंड आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1928 में। झारखंड में आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ना, वो हमारा 1928 को शुरुआत हुई थी। झारखंड आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विनोद बिहारी महतो, एक्का टोंडो, नादर्स किशोर, याद रखिए ये सब लोग थे। झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। झारखंड पार्टी का जो संस्थापक थे, फाउंडर थे, वो कौन था? जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन। और मैंने लेक्चर 1 से लेक्चर 4 तक बहुत ही सुंदर तरीके से कंप्लीटली आप लोगों को बताया हूं। जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे, प्लेलिस्ट में जाकर बीबीएम के यूनिवर्सिटी के प्लेलिस्ट में जाकर आप इजीली से देख सकते हैं मेरे भाई, लेक्चर 1 लेक्चर 2 से 5 तक। ठीक है, आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। झारखंड आंदोलन में किसने आदिवासी जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए थे? बिरसा मुंडा। किसने किया था दोस्त? बताएंगे सर बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा का आंदोलन किस नाम से प्रसिद्ध है? बिरसा मुंडा का जो आंदोलन है वो प्रसिद्ध उलगुलान विद्रोह। क्या मेरे भाई? उलगुलान विद्रोह के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। अगला सर झारखंड पार्टी को किस वर्ष मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिली है? 1950 के दशक में। आइए सर पृथक झारखंड राज्य की मांग किस आयोग के समक्ष रखी गई? राज्य पुनर्गठन आयोग 1955। भारत की नदी के बारे में देख लेते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल याद रखें भागीरथी ग्लेशियर। क्या है मेरे भाई? भागीरथी ग्लेशियर। गंगा भारत का सबसे लंबा नदी गंगा। भारत का सबसे चौड़ा नदी ब्रह्मपुत्र। विश्व का सबसे लंबा नदी तो बताएंगे सर मिस्र की नदी। और भारत विश्व का सबसे चौड़ा नदी अमेजन नदी जो ब्राज़ील में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी तो बताएंगे सर अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे मेरे दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन का हिसाब चुकाना है भाई। नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? पश्चिम की ओर। कहाँ से? पश्चिम की ओर। गंगा नदी बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? हुगली। गंगा नदी को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? हुगली। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है मेरे भाई? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आइए सर पर्वत के बारे में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। हिमालय पर्वत की सबसे पश्चिमी श्रृंखला कौन सी है? काराकोरम। क्या बताएंगे सर? काराकोरम जो हमारा पश्चिम दिशा में है। नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी पर्वत जो है वो हमारा तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। कहाँ पे मेरे दोस्तों? तमिलनाडु में है। शिवालिक पर्वतमाला कहाँ स्थित है? शिवालिक पर्वतमाला याद रखिएगा हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला में। अरावली पर्वत श्रृंखला किस दिशा में फैली हुई है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण की ओर, दक्षिण पूर्व तक। अब आते हैं सर पठार के बारे में कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
दक्षिण भारत का प्रमुख पठार कौन सी है? दक्कन का पठार। दक्षिण भारत का प्रमुख पठार कौन सी है? दक्कन का पठार। ओके, चलिए, छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में है? तो बताएंगे सर झारखंड में। मलाबार तट का पठार, मालवा का पठार कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। मालवा का जो पठार है वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला, कौन सा पठार कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार? छोटा नागपुर का पठार जो है कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। बुंदेलखंड पठार किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। भारत के मैदान, प्रश्न, गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है? गंगा का मैदान जो बना है मेरे भाई वो हमारा जलोढ़ मिट्टी से। कौन सा? जलोढ़ मिट्टी से। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। कौन सा मैदान भारत का सबसे बड़ा मैदान है? उत्तरी भारतीय मैदान। क्या बताएंगे सर? उत्तरी भारतीय मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान किस राज्य में स्थित है? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, मैदान किस प्रकार की भूमि होती है? समतल। भारत की मिट्टी के बारे में बात करते हैं। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? रंगून मिट्टी, जिसमें कपास की खेती की जाती है। जलोढ़ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? नदी के मैदान में। कहाँ पे? नदी के मैदान पे। लाल मिट्टी किस कारण से लाल होती है? लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। याद रखिएगा। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में। लेटराइट की जो मिट्टी है वो कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी मानी जाती है? जलोढ़ मिट्टी। अब आते हैं झारखंड के नेतृत्व के बारे में देखते हैं, है ना। चलिए सर, झारखंड का प्रसिद्ध जनजातीय नृत्य कौन सी है? छाऊ नृत्य। क्या भाई? छाऊ नृत्य कहाँ मनाए जाते हैं? झारखंड में। सरहुल त्योहार के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? सरहुल नृत्य। झारखंड के संथाल जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सी है? संथाल नृत्य। छाऊ नृत्य किस जिले में से संबंधित है? सारेकेला खारसावा में। सारेकेला खारसावा में सबसे ज़्यादा जो है छाऊ नृत्य मनाया जाता है। झारखंड में कर्मा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? फसल कटाई के समय। झारखंड का पारंपरिक नृत्य कौन सी शैली में होती है? सामूहिक और लोक शैली। फगुआ नृत्य किस मौसम में की जाती है? वसंत ऋतु। आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दें मेरे दोस्त, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि आखिर किस प्रकार से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगी। याद रखिएगा। झारखंड में किस नृत्य में मुखौटे का उपयोग किया जाता है? छौ नृत्य में। अब आते सर भारत के नृत्य के बारे में। उससे पहले मेरे भाई सेमेस्टर 2 का हमारा न्यू क्लास स्टार्ट हो रही है। सेमेस्टर 2 का न्यू क्लास स्टार्ट हो रही है। तो जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे घर बैठे कम पैसा में सारे सब्जेक्ट की तैयारी करना है, तो प्यारे आप लोगों को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले प्ले स्टोर में जा करके मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। सेमेस्टर 2 का वहाँ पे कोर्स अवेलेबल है। आप इजीली से जाकर मेरे दोस्तों कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बताएंगे सर केरल से। कथकली किससे है भाई? केरल से। ओडिसी जो है नृत्य है वो किस राज्य से? तो बताएंगे सर उड़ीसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। कथक, याद रखिएगा, अगर कथकली कहे तो आपको केरल बताना है, लेकिन कथक कहे, कथक तो आपको उत्तर प्रदेश बताना है। मणिपुरी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? रासलीला। याद रखिए, किसके अवसर पर किया जाता है? रासलीला। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य मान्यता प्राप्त है? तो बताएंगे सर 8। कितना मेरे भाई? क्लासिकल डांस कितना है? 8। अगला क्वेश्चन है सर गरबा कहाँ का है? गुजरात का। डांडिया कहाँ का है? गुजरात का। अगला सर भांगड़ा और गिद्धा नृत्य किस राज्य के हैं? पंजाब का। क्या बताएंगे सर? पंजाब का। ओके, चलिए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। ये सब क्वेश्चन आप लोगों ने डिस्कस कर रखा है भाई। हाँ, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। भारत की मुख्य भूमि सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज उगता है। इस चीज को ख्याल रखेगा। भारत का मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82 डिग्री 30 मिनट। क्या बताएंगे सर? 82 डिग्री 30 मिनट। क्या बताएंगे सर? 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील, जो मीठे पानी की झील है, जो जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा, बुलर झील क्या है मेरे भाई? बुलर झील जो है हमारा मीठे पानी का झील है। याद रखिएगा। ठीक है। भारत के कितने राज्य समुद्री तट से लगे? 9 राज्य। भारत के सबसे पश्चिमी में स्थित कौन सा है? जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया कौन? अरुणाचल प्रदेश। पूर्व में मैंने बताया क्या? अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम में आपको याद रखना है क्या? गुजरात। ठीक है। आइए सर, भारत की मुख्य भूमि सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा।
है ना। भूमध्य रेखा कौन से दो गोलार्ध को विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये हमें विभाजित करती है ग्लोब को दो भागों में। प्राइमरी मीडियन किस देश से होकर गुजरती है, ग्रीनविच इंग्लैंड से। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप। पूरा विश्व में कितना महाद्वीप है, 7। कितना मेरे भाई, टोटल 7। सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में कितना देश है, लगभग 49 से 50 के बीच में, ठीक है। अगला, विश्व का सबसे लंबा नदी, नील नदी। विश्व के सबसे बड़ा महासागर, प्रशांत महासागर। सबसे छोटा, आर्कटिक महासागर। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। दुनिया का सबसे बड़ा पूछा जाएगा माउंट एवरेस्ट। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में लोग किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से जानते हैं मेरे शेरों सैनियों, सांगपो के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा किस महाद्वीप को सबसे अधिक प्रभावित करती है, अफ्रीका। इसलिए अफ्रीका के लोग क्या है भाई, काले काले हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, सेमेस्टर 2 में अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे बेहतरीन तरीके से क्लास करना है तो अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। डाउनलोड करने के बाद मेरे भाई आप इजीली से वहाँ पर जाकर कोर्स अवेलेबल है, आप जा करके इजीली से कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ आनंद ले सकते हैं। भाई मई महीना का 1 तारीख से शुरू हो रही है। सबसे अधिक देशों की सीमा से जुड़ा हुआ देश कौन सा है, चीन। ठीक है, तो ये था सर आप लोगों का पूरा सिलेबस। एक बार आप लोग एक बार तो देख लिए, एक बार फिर से देखने की कोशिश कीजिए। पूरा का पूरा मेरे दोस्तों जो भी सिलेबस था आप लोगों को मैं बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कराने की कोशिश किया हूँ। बाकी जो मैं लेक्चर 8 तक प्रोवाइड करूँगा वो 8 लेक्चर को देख लेना है। अभी तक हम लोगों ने लेक्चर 4 तक ही पहुँचा है, जो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, जाकर देख सकते हैं। मुलाकात करना नेक्स्ट वीडियो में।